ओरिजिनल सब कुछ उस पे देना, क्योंकि आईडी कार्ड में भी वहीं रहेगा, समझे? वहाँ पे है ना, वो बनाएंगे ना तो वहीं आएगा आपका। वेट के बारे में जानेंगे हम लोग। किस चीज के बारे में? वेट के बारे में। इसका हिंदी मीनिंग होता है भार। So let us talk about the weight. So if someone may ask you what is the definition of the weight, then you will just simply say that the force of attraction on an object is called weight. या फिर बोलूं, the amount of force of attraction that the earth exerts on an object is called weight. It's called weight. ये हमारा वेट का डिफिनेशन हुआ। कोई आपसे पूछेगा तो यहीं आपको बताना है आंसर में। क्लियर? The SI unit of weight is Newton. Is Newton. Which is denoted by capital N. The weight is denoted as W. The weight is a vector quantity. The weight is a vector quantity. अगर आपसे कोई पूछ दे क्यों, तो आप उससे कह दीजिएगा because it has both. It has both magnitude as well as directions.
the weight of a body can be changed place to place. The weight of a body is not constant. The weight of a body can be zero. वेट जो है वो क्या हो सकता है, ये जीरो हो सकता है. The weight of a body is measured by a spring balance. The weight of a body depends upon the attractional force of the planet. है, चलो खत्म हो गया जी. वेट क्या हो गया, खत्म हो गया. समझे? तो वेट के बारे में जितनी सारी जानकारियां थी हमने आपको जो है वो दे दिया. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाना. वेट हमारा खत्म होता है. क्लियर? चलो लिख लिया, मिटा दें. हो गया. अब आओ चलो समझते हैं. देखिए, वेट के बारे में हमने कहा कि वेट क्या है भाई, कैसे समझा जाए वेट को. वेट का हिंदी मीनिंग हमने आपको सबसे पहले बाहर लिखा है. फिर हमने आपसे ये कहना चाहा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वेट कहेंगे किसे, इसका डिफिनीशन बता दो हमें, ये क्या होता है. ठीक है, तो आप उससे कहिएगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अट्रैक्शन है, किसका अट्रैक्शन है, तो अर्थ का अट्रैक्शन है कि नहीं, कोई प्लैनेट्स का अट्रैक्शन है, तो जो ये अट्रैक्शनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही उसका वेट कहलाएगा. क्लियर? दूसरा डिफिनेशन लिखा है इसी वेट का कि द अमाउंट ऑफ फोर्स. अगर इससे नहीं पता चल रहा तो फिर ये देखो, द अमाउंट ऑफ फोर्स, इधर समझो, लिखो नहीं. द अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कि कितना बल है, अमाउंट कितना है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 300, 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन, कितना अमाउंट है बल लगाने का, उसका वैल्यूज क्या है. समझे? तो जो अमाउंट से अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि उसको खींचा जा रहा है बल लगा करके, तो कुछ अमाउंट होगा ना उस फोर्स का, के न्यूटन. दैट द अर्थ
एक्सर्ट्स, जो कि क्या करता है, अर्थ जो है वो एक्सर्ट करता है। एक्सर्ट का मतलब हुआ लगाना। क्या हुआ इसका हिंदी मीनिंग? लगाना, यानी कि लगाया। किसने लगाया? ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया। लेकिन किसने लगाया? तो अर्थ ने लगाया। अर्थ एक्सर्ट्स, यानी कि अर्थ लगाता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के ऊपर, इज कॉल्ड, वह कहलाता है वेट, यानी कि भार, वह भार कहलाता है। ठीक है, क्लियर? तो किसी भी वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है, जितना अमाउंट है बल का पृथ्वी के द्वारा, वही उसका वेट कहलाया। क्लियर? ठीक है। अब देखो, द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। न्यूटन का जो को डिनोट करते हैं हम लोग, वो कैपिटल N से डिनोट करते हैं न्यूटन को। किससे? कैपिटल N से। और न्यूटन किसका SI यूनिट है? बोलिए, वेट का। अभी अभी तो लिखा है। और न्यूटन किसका SI यूनिट है? तो फोर्स का। ठीक है। अब कोई लड़का हमसे बोलेगा कि हमने तो ये अभी तक जाना था कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो न्यूटन SI यूनिट है वो फोर्स का होता है। ठीक है, लेकिन आपने क्यों कहा कि वेट का न्यूटन होने लगा? कब से होने लगा? तो आप एक बात बताओ, जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रहा है, तो वो भी तो फोर्स लगा रहा है। और वेट क्या है? तो फोर्स ही तो है जी। डिफिनीशन नहीं देखा आपने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी चीज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वेट कहलाता है। तो जब फोर्स लग रहा है भैया, तब वेट का भी तो SI यूनिट फोर्स ही हो जाएगा। अरे कौवा के बचवा क्या होगा? कौवे ना होगा है? बोलवे नहीं करेगा। तो फिर तो इसीलिए ये भी क्या कहलाएंगे? न्यूटन से ही। इसका भी SI यूनिट न्यूटन ही होगा। समझे? समझ गए? तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ तक लगी जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द वेट इज डिनोटेड एज W। वेट को किस चीज से डिनोट करते हैं? ABCD के कौन सा लेटर से? तो W से। कैपिटल W लिखा हूं हमने। क्लियर? नेक्स्ट लिखा, द वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आप ना भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कीजिएगा तो भी सही ही है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भाई? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो लिख दिया हूं यहाँ पे, बिकॉज, क्योंकि, इट हैज, इसके पास है, बोथ, दोनों है। क्या है दोनों? तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड आ जाए और डायरेक्शंस आ जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। याद रखिएगा हमेशा के लिए, समझे? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर कहलाता है। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, डायरेक्शन ना रहे, वह स्केलर कहलाएगा। समझे? तो मैग्नीट्यूड क्या है? तो वैल्यू है। जैसे कि आप जाते हो चीनी लेने, 1 किलो, 2 किलो, पाव भर, 1.5 kg, कितना ये वैल्यू है? 1, 2, 3, 4। तो वो है डायरेक्शंस, यानी कि रास्ते किधर जाना है, नॉर्थ की ओर कि साउथ की ओर कि ईस्ट की ओर कि वेस्ट की ओर, किधर? जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर है ना जी। तो एक डायरेक्शंस बताइए। जब आप एक डायरेक्शंस दे दिए तो उसके पास डायरेक्शन आ गया तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्लियर? तो आप कोई कहेगा कि वेट के पास कैसे डायरेक्शन है कि नहीं? तो याद है आपको पिछला क्लास हमने कहा था कि मास को आप किधर में लेके चल जाइए वो उतना ही रहेगा। समझे? लेकिन वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है वो समझिए। तो वेट जो है वो नीचे की ओर लगती है ना। वेट इधर उधर थोड़ा नहीं लग सकता। पृथ्वी जो है वो हर एक को केंद्र की ओर खींचती है, नीचे की ओर। तो इसके पास एक डायरेक्शन है, किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, एकदम नीचे की ओर ही वेट लगता है। समझ गया ना? पृथ्वी जो है वो नीचे की ओर। ऐसा किसी को देखा कि ऊपरे माथा पर तराजू रख करके तोल रहे हैं कि भैया हमारा भार कितना है वो? ऐसा होता है जी? है नहीं ना होता है। आपने जो आजकल रीडिंग वाला मशीन आता है जिसपे 0 रेड कलर से लिखाता है कितना 1000 ग्राम हुआ, इतना हुआ, इतना केजी हुआ, है कि नहीं? 500 ग्राम हुआ। वो पहले ऐसे रखेगा, उसको ऊपर ऑब्जेक्ट रखाता है, ना कि ऊपर मशीनें रख देंगे। ऐसे तोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सारा भार तो नीचे की ओर लग रहा है। अब पता चलेगा कि कैसे वेट वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ भी नहीं पूछेगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है पहले से ही। लेकिन फिर भी कुछ पूछना रहेगा तो जरूर बोलेगा। समझ गया ना? तो पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, अपने मन से बोल देते हैं जितना आप सोचते ही नहीं। क्लियर? तो अब देखिए अगला, देखिए, द वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड। किसी भी वस्तु का वेट है, जैसे मान लीजिए कि आपका वेट है 35 kg, ठीक है? अब वो 35 kg नहीं रहेगा, बदल सकता है। समझ गया ना? अभी लिखा हूं बदल सकता। कहां? तो प्लेस टू प्लेस, जगह
बदलिएगा तो वेट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपको याद है कुछ पिछला क्लास के बारे में, जो हमने 200 किलोमीटर से लेकर के 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले लिखाया था, है कि नहीं। 200 किलोमीटर पर कितना था, तो 7.34 था ना जी। कि 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, आई थिंक 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, कॉपी चेक कीजिए ना। 1000 किलोमीटर के ऊंचाई पर वेट कितना है हमारा, 7.34, है ना। और 200 किलोमीटर के ऊंचाई पर 9.24 है, 9.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने आपको लिखा दिया, समझे। तो वो जो है वो बदल जाता है, जगह बदल दीजिएगा था, ठीक है। वैसे ही पृथ्वी, वो तो ऊंचाई पर जा रहे हैं सर तो बदल रहा है, तो पृथ्वी पर भी बदलना चाहते हो तो पृथ्वी पर भी बदलाएगी, है कि नहीं। जैसे में आप इस पृथ्वी के सेंटर में चले जाएंगे, केंद्र के पास, तो आपका वेट खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आप जिंदा ही रहोगे, आपको कुछ भार ही नहीं महसूस होगा। क्लियर। पोल पर जाओगे तो कुछ और भार रहेगा, इक्वेटर के पास चले जाएंगे तो कुछ और भार रहेगा, समझे, क्योंकि जगह टू जगह बदल रहा है। हमने इक्वेटर क्या, पोल क्या, हमने पिछला फिगर में आपको बताया हुआ है। क्लियर। अगला देखिए, द वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, एकदम अस्थिर रहता है, एकदम जो बदले नहीं भैया, जो बदले नहीं वो कांस्टेंट कहलाता है। जो बदले, है कि नहीं, जो बदले नहीं, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, श्री राम जी का क्या नाम था, समझे। तो वैसे ही जो नहीं बदलता वो कांस्टेंट कहलाता। तो वेट जो है वो बदलता है, तो इसीलिए तो लिखाया कि नॉट कांस्टेंट। आगे देखो ना, नहीं लगाए हुए हैं नॉट। तब हमने आपको समझाया कि कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो बदले नहीं। तो वेट तो बदल रहा है जी, तो कांस्टेंट है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसीलिए लिखाया हूं कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, समझ गया ना। जो बदलते रहता है भाई, वो कैसा कांस्टेंट है, वो कोई कांस्टेंट नहीं है। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया। अगला देखिए, द वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो जीरो हो सकता है, समझे। क्लियर। किसी भी बॉडी का जीरो हो सकता है। अब कहा है कि ऐसा कौन सा जगह जहां जीरो हो जाए, तो इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहने का मतलब हुआ कि जब आप प्लैनेट्स को छोड़ करके आप ऊपर चले जाओगे तो आप वहां पे आपका वेट जो है वो जीरो हो जाएगा, और यू विल बी फीलिंग ट्रू वेटलेसनेस, यानी कि कुछ भी वेट नहीं है, वैसा महसूस करेंगे। अब देखते हैं ये ध्यान की मुद्रा में मूवीज में नहीं देखते हो कि लोग जो है वो ऐसे उड़ने लगता है, ऐसे करके, राइट, ऐसे करके उड़ता है ना जी, समझे। तो वो एक प्रकार का साधना है, मैं उस पर नहीं बातें करना चाहूंगा। मैं ये बातें करना चाहूंगा कि आप भी उड़ सकते हैं। आप वैसा जगह पे जाइए जहां पे आपको खींचने वाला कोई है ही नहीं। अभी पृथ्वी के पास है तो पृथ्वी आपको खींचेगी, लेकिन आप जब पृथ्वी को छोड़ के घसक जाइए एकदम ऊपर, कोई खींची वाला ना, तो जब कोई खींची वाला ना तो आप कुछ महसूस ही नहीं कीजिएगा, बल आपके ऊपर लगेगा ही नहीं, मतलब आपका वेट जीरो है। आपका वेट जीरो है, आपका वजन जीरो होगा, आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा ही रहेंगे, समझ गया ना। क्लियर। क्लियर है। अब देखिए यहां तक क्लियर है ना जी। अब देखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट कैसे नापा जाता है, तो यह स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है। अब कोई पूछेगा कि यह स्प्रिंग बैलेंस क्या है, तो याद है आपको कुछ स्प्रिंग बैलेंस के बारे में कहीं ना कभी देखा होगा। एक नीचे स्प्रिंग रहता है ऐसे अक्सी टाइप का, समझे, इधर देखो ऐसे रहता है स्प्रिंग टाइप का, है कि नहीं। इसमें ऐसे किसी चीज को ऐसे बझा देते हैं और फिर जो है वो स्प्रिंग का कांटा जो है वो नीचे की ओर आता है, तो कहते हैं कि अच्छा इतना केजी गैस सिलेंडर भर आ गया है। गैस वाला हमेशा रखा हुआ रहता है, बहुत तेज है, जब भी मेजर करेगा तो उसी से, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ग्रेविटी लगेगी, है कि नहीं। वो अलग बात है कि वो अंदाजे में कर रहा है, अनजाने में ही, लेकिन यहाँ पे भी काम कर रही है ना, ग्रेविटी हमेशा काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द वेट ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्शनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट। सही बात है एकदम, बिल्कुल। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो किस पर डिपेंड करता है, तो इस चीज पर डिपेंड करता है जी कि प्लैनेट्स जो है वो कितना कस के खींच रहा है। चंद्रमा पर जो खींचे वाला फोर्स है, अट्रैक्शनल फोर्स, वो बहुत ही ज्यादा कम है, समझे।
1/6 है, एक दिन बताया था ना आपको 1/6 है, समझे? इसीलिए वहां पे वजन कम लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि खींचने वाला जो है वो क्या है, फोर्स कम है। तो समझ गए ना, वो अट्रैक्शनल फोर्स पर डिपेंड करता है। यहां से लेकर के यहां तक में किसी को दिक्कत है तो अभी बोलेगा, बोलो। सब क्लियर है? एक बार देख लो भाई। अभी देखिए, अब कोई बोलेगा कि वेट को निकालने का तरीका है क्या, वेट कैसे निकाल ले, यानी कि वजन कैसे निकाला जाए, राइट? कैसे पता करें कि वेट कितना है और कितना नहीं है, समझे? वेट का निकालने का फार्मूलाज क्या होते हैं? बहुत आसान फार्मूला है, बहुत आसान तरीका है निकालना, समझे? तो इसी चीज के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। मिटा देना। We know that हम लोग जानते हैं जी। क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? यानी कि F बराबर ma, ये हमारे पास फॉर्मूला है, राइट? फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है। ये फार्मूला है 9th क्लास फिजिक्स दूसरा चैप्टर से, ये फार्मूला मिला है हमें न्यूटन्स के दूसरा नियम से। क्लियर? समझ गए? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से ये फार्मूला मिला है हमें, समझे? अब देखो, सिंस द फोर्स of attraction which is exerted by the earth is called weight, यानी कि W। also इसी के साथ साथ acceleration due to gravity G is produced by the earth।
राइट नाउ द above equation कैन बी रिटन एज। अब आप ये देखिए यहां पे कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि F बराबर ma होती है, राइट। अब जो ये फोर्स है जी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का जो है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो। उसको वेट बोलते हैं, अभी भी ना पढ़ा है वेट का डिफिनीशन। यहां पे ध्यान से समझना, ये कैसे वेट का फॉर्मूला बन रहा है, यही बनेगा, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। क्लियर। तो हमने कहा फोर्स जो है वो W का रूप कैसे ले रहा है, वो देखिए यहां पे लिखेंगे सो W बराबर फोर्स FW बना है, समझ गया ना। तो जो फोर्स था वो किसके कारण लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के कारण, जिसको हमने वेट कहा, और वेट को W से लिखते हैं। इसीलिए इस फोर्स F से ना लिख करके हम लोग अब W से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसीलिए द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यानी कि ऊपर वाला इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, F ना बोल के अब W बोलेंगे। और M तो M है ही है भैया, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर। अब देखिए ए जो है वो एक ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, लेकिन अब यहां पे लिखा हूं कि ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी जो है इज प्रोड्यूस्ड बाई अर्थ है। किसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, अर्थ के कारण। तो जब अर्थ के कारण होता है तो वो नॉर्मल एक्सेलरेशन ना कहला करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, जो कि स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे। तो यहां पे एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन ना रहेगा, अब ये वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये हमारा फॉर्मूला मिला वेट का। वेयर जहां पे, यहां पे क्या क्या है भाई, तो W जो है वो वेट है हमारा, क्या है, वेट है। M हमारा क्या है, मास है। और G क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू। इज इट क्लियर? यस सर। तो देखिए यही होता है जो होता है, जो और तो कुछ होता ही नहीं है, समझ गए। बोलो, इतना में से किसी को कुछ पूछना है तो बोलेगा भाई कि W बराबर mg कैसे हुआ, कुछ पूछना है जी? नहीं पूछना तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बढ़ जाऊं ना। अब देखिए सपोज द मास ऑफ ए बॉडी इज 1 kg and the gravity acting on them is 9.8 meter per second square. so क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा हमारा, तो वेट बराबर m इंटू जी हो जाएगा। तो m कितना दे रहे हैं, 1 kg। m 1 है ना जी, E कितना है 9.8, यानी कि 9.8 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर सबको पता चला। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास बोल रहे हैं, याद रखिए, क्लियर, जिसका मास 1 kg है ना, तो उसका जो वेट होगा, वजन होगा, वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन होगा। समझ गए, कितना न्यूटन भार होगा उसका, 9.8 न्यूटन। क्लियर। अब देखो, अब समझना यह है आपको कि ये जो हमारा 9.8 न्यूटन आया है वो हमेशा 9.8 नहीं रहेगा। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8
रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां पे लग रहा है सिर्फ वहीं पे 9.8 न्यूटन होगा। किसका होगा भार? तो 1 केजी मास का। समझ गए? क्लियर? क्लियर है। अब देखो, अब ये तो खत्म हो गया भाई, समझ गए? वेट कहां पे जीरो होगा वो भी आपको पता चल चुका है। अब समय आ गया है कि मास और वेट में अंतर क्या है, वो दोनों एक साथ लिखाने का। तो ये मिटाएं इसे। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन के बारे में। डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है? यानी कि मास और वेट में क्या अंतर है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तरफ मास लिखिए और एक तरफ वेट लिखिए। क्लियर? तो नंबर 1, it is the amount of quantity of matter। किसी भी मैटर का जो अमाउंट है वो है ये मास। It is the force of attraction planet exerts on a body। दूसरा देखिए, its SI unit is
किलोग्राम। Its SI unit is Newton. It is denoted as M. It is denoted as W. It is constant. It is not constant. It cannot changes. Place to place. It can be changed. Place to place. It cannot be zero. It can be zero. It is a स्केलर क्वांटिटी। किसी ने बोला धीरे से स्केलर क्वांटिटी, चलिए मैंने सुन लिया और लिख भी दिया, लेकिन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, समझे? आप मन में बोलिएगा तो सुन लेंगे, लेकिन आप तो फिर भी जुबान से ही बोल रहे। और बोलिए, और कुछ हो सकता है? Its formulas are, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? W बराबर mg है तो m बराबर W/g होगा। समझ गया? ये है इसका फॉर्मूला। लेकिन इट्स फॉर्मूलास, इसका फॉर्मूला क्या है? W बराबर mg। It can be measured by इक्वल आर्म बैलेंस। इसको मापते कैसे हैं? तो इक्वल आर्म बैलेंस। लेकिन इट कैन बी मेजर्ड बाई ए स्प्रिंग बैलेंस है। चलो खत्म हो गया जी। क्या हो गया? खत्म हो गया। लिख लिया, मिटा दें? चलो वेरी गुड, है कि नहीं? चलो कौन सा हो गया जी? हाँ? अरे तरीके, क्या हो गया? है पानी नहीं लाओ भाई, बेहोश बेहोश क्या हो गया? सोता है जी। लो पियो, पीने वाला पानी है। माथा दर्द देने लगा। अभी तो रफ्तार पकड़वे नहीं किए हैं, ये तो 2% में पढ़ा ही रहे हैं, 100% में लेंगे नहीं गए अभी। है कि नहीं? लो
उधर भी किसी को चाहिए? तो खत्म हो गया ये, समझे? यहां पे देखिए हमने लिखा है इक्वल आर्म बैलेंस, इसको समझिए। इक्वल आर्म बैलेंस क्या होता है? तो आपने दो तराजू देखे थे जो दोनों के ऊपर ऐसे रहता है, कुछ इस प्रकार से फिगर से बता देते हैं। ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा, और बीच में मतलब कि ऐसे ये कांटे रहते हैं, ऐसे, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं इक्वल आर्म बैलेंस। अगर आप फिजिक्स के लैब में कभी इंटर किए होंगे तो वहां पे एक शीशा के अंदर बंद रहता है ये, तो लेबोरेटरी में या फिर केमिस्ट्री वाले लैब में भी होता है, बायोलॉजी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो साइंस के लैब में ये होते हैं, समझे? तो शीशे के अंदर जो बंद है ना, वो एकदम बढ़िया से एकदम मेजर करने के लिए ये होता है मास को। क्लियर? कैसे मेजर करते हैं ये मत पूछना किसी को, ठीक है? क्योंकि बोलते हैं मास और एक्चुअली में मेजर करते हैं भाई वेट ही, तो उसका अपना हिसाब किताब है कि कैसे होता है, समझे? लेकिन अगर आपका वेट पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि मास कितना है कि नहीं? क्योंकि अभी भी बताया है आपको, है कि नहीं? क्लियर है? बोलो, अभी भी किसी को कुछ पूछना है जी? नहीं ना? अगर आपको 1 केजी खरीदना है, क्या खरीदना है 1 केजी कुछ भी, तो वो उसका वैल्यूज कितना आया था? 9.8 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन के बराबर। तो आप उससे कहिए जा करके कि भैया 10 न्यूटन जरा सा चीनी दे दो, तो 10 बार मुंहवा देखेगा, ये कौन कॉलेज में पढ़ा है कि नहीं? है कि नहीं? 1 केजी छोड़िए, आप 10 न्यूटन दीजिए हमको, नहीं समझे? सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स को बुलाया, है कि नहीं? कहा है कि बहुते पढ़े में तेज है भाई, है कि नहीं? 10 न्यूटन मांगता है, 1 केजी नहीं बोलता है, नहीं समझे? तो वही इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 10 बार मुंहवा देखेगा पहले है कि नहीं? तो ये मास और वेट में क्या डिफरेंस था हमने आपको बता दिया। मास का हिंदी मीनिंग हुआ द्रव्यमान, और इसका हिंदी मीनिंग हुआ भार। क्लियर? अब देखिए यहां पे ध्यान से, इसमें से कुछ नहीं ना पूछना, मिटा देंगे हम फिर। तो वही पुराना चीज लिखा हूं, ये अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, और ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले खत्म हो गया। दूसरा देखिए, इसका एस यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एस यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा देखिए, इसको एम से डिनोट करते हैं मास को, और वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तीसरा खत्म। नेक्स्ट चौथा देखिए, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है। पांचवा देखिए, इट कैन नॉट चेंजेस प्लेस टू, इसको कहीं भी लेकर चल जाइए, मास नहीं बदलेगा लेकिन वेट जो है वो बदल जाएगा। छठा देखिए, इट कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं होता लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है। सातवां देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वो वेट क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो दोनों है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, इसका फॉर्मूला जो है वो m बराबर w/g होता है, लेकिन W का फॉर्मूला क्या है? वेट का, W बराबर mg है। नौवां देखिए, इट कैन बी मेजर्ड बाई इक्वल आर्म बैलेंस, इसको इक्वल आर्म बैलेंस से मेजर करते हैं, वो दिखता कैसा है तो ऐसा। लेकिन वेट को कैसे मेजर करते हैं? तो एक स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, समझ गए? और स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है? तो कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है, और नीचे जो है वो ऐसे रहता है, और ये जो है वो ये है, और ये रीडिंग बताता है 1 2 3। और जैसे ये कांटा नीचे आएगा तो ये वाला यहाँ पे एक अथी रहता है गोली जैसा, ये नीचे आएगा तो समझ जाएगा कि इतना इतना है, समझे? ऊपर से रहता है, ऊपर 1 2 3 ऐसे। क्लियर? कैसा दिखता? खत्म। अब देखो, मिटा दें, सब समझ जाता है जी। कैसी असर बोल रहे हैं? ठीक है, भरोसा कर लेते हैं भाई, चेहरा देख करके, है कि नहीं?
क्या हो गया है? इतना कोई कैसे हंस सकता है? अभी दूसरे दिन के क्लास में इतना होने लगा। अब देखिए जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर कितना रहेगा, चंद्रमा पर कितना रहेगी, यही हमारा टॉपिक है। क्लियर? कितना रहेगा? तो यहां पे लिखेंगे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the moon will be the 1/6 of the weight of the same object that is on the earth surface, on the earth। समझ गए? तो ये होगा the weight of an object on the moon will be 1/6 of the weight of the same object that is on the earth surface। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चंद्रमा पे जाने के बाद कितना वेट रह जाएगा, उसका वजन कितना रह जाएगी, तो जो वेट अभी पृथ्वी पर जितना है उसका 1/6 वेट रह जाएगा चंद्रमा पर। तो आपका वजन अभी जितना है जा करके वजन करवा लीजिए और बता दीजिए, उसका 1/6 भाग रहेगा वजन कहाँ? मून पे। समझे? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई लड़के का वजन अगर 6 kg है, ठीक है, ये है WE बराबर, समझे? तो WM हो जाएगा 1/6 इंटू 60 kg। काट दो के बार 10 से, यानी कि 10 kg एंड दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, तो एक फार्मूलाज भी हो गया यहां पे कि WM बराबर 1/6 ऑफ WE, ये फार्मूला है। क्लियर? ये फार्मूलाज निकल गया। तो चंद्रमा पर वेट कितना रहेगा इस फार्मूला से निकाल लीजिए, इस फार्मूला से क्या कीजिए? निकाल लीजिए। इज इट क्लियर?
अगर किसी का वेट 40 है तो उसको 6 से भागा दो। किसी का वेट 40 है तो कितना से भागा देगा? 6 से। 40/6 करो तो जितना रहेगा वहीं आपका वजन है। कहाँ? चंद्रमा पे। क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नो सर। अब देखिए, कोई लड़का बैठा बैठा सोच रहा होगा जी कि 1/6 कैसे हो गया? हाँ, 1/6 कैसे हो गया? इसी अपने मन से बोल दिए सर। नहीं समझे? कहेगा कि 1/6 कैसे हो गया भाई? बेंच सीधा कीजिए, बेंच टेढ़ा है। और उधर से थोड़ा सा अंदर खींचो। कहा कि 1/6 जो है वो कैसे हो गया? समझे? अपने मन से। इसमें से नहीं कुछ पूछना तो बोलिए, मिटाते हैं। पहले मिटाएं इसको, बोलो ना। नहीं कुछ पूछना है तो चलो, तो जब मिटाने लगी बोल ही दिया तो फिर कर है कि नहीं? देखिए एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है। जब तक वो इस पर लगाएंगे नहीं ना, जब तक ये ठीक नहीं होता। नहीं तो फिर पानी इस पर दीजिए, तो फिर पानी दीजिएगा तो फिर व्हाइट बोर्ड ही खराब हो जाता है पानी से। समझे? इसको भी मेंटेनेंस करना पड़ता नहीं। जैसे आप अपने में लगाते हो ना साबुन सर्फो एक्सेल का कोई लगा देता है ज्यादा गोरे के चक्कर में। आप जो है वैसे ही रहिए, है कि नहीं? गोरा बढ़ाने के लिए थोड़े है, वो तो शरीर का डस्ट उस्ट जाता है दिन भर काम करके, उसको क्लीन करने के लिए, है कि नहीं? अगला देखो, अब जो लड़का बैठा बैठा सोच रहा था कि 1/6 कैसे हो गया, तो आइए चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। To show that the weight of an object on the moon is 1/6 of the Earth. This is our topic. ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बल्कि अब आपको दिखाऊंगा कि 1/6 कैसे हुआ। है कि नहीं? तब तो मानोगे कि 1/6 कैसे हो गया, कि ये थ्योरी खत्म होने के बाद भी शक रहेगा आपके मन में, नहीं ना रहेगी? अब ठीक है ना? अब तो आपको बता भी रहा हूं कि कैसे हुआ 1/6। क्या जी? ऐसे कोई पूछा था का हमको बोलने से पहले? नहीं, हमको बोलने के बाद और पूछने लगता है कि ओके, लेट अस सी। लिखेंगे कि we know that the mass of earth is 100 times more than the mass of the moon. The mass of the moon. Also, the radius of the earth is 4 times
more than the radius of moon। हमने अभी भी क्या लिखा है जी? हमने लिखा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो पृथ्वी का मास है, राइट, कि जो पृथ्वी का मास है वो चंद्रमा के मास से 100 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 100 गुना। ये हमने लिखा है। और क्या लिखा कि चूंकि पृथ्वी गोल है तो इसका रेडियस है, तो जो पृथ्वी का रेडियस है वो चंद्रमा के रेडियस से 4 गुना ज्यादा है। कितना गुना? 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स। क्लियर? ये हमने लिखा है, ये 4 लाइन में, 3 लाइन में, ठीक है। अब लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि सपोज द मास ऑफ मून इज m and the radius of moon is r, then तब कुछ हो जाएगा जी, तब कुछ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए एफ एम है कि नहीं, यानी कि डब्ल्यू एम। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो डब्ल्यू में ना बदलेगी। अभी भी तो पढ़ा था कि जो फोर्स है वो क्या है, आपको एक यूनिवर्सल लॉ तो हमने दिया था ना, एफ बराबर जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया, अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, समझे। तो यहां पे लिखेंगे कि डब्ल्यू एम बराबर जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि बेट ऑन एम जो होगा वो ऐसे निकलेगा, बेट ऑन एम जो है वो ऐसे निकलेगा। हमने निकाला क्या है इस फार्मूले से? तो यूनिवर्सल लॉ का एक फार्मूला था एफ बराबर m1 m2 जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वो जो एफ बराबर फार्मूला है वो आखिरकार है क्या? तो वो अट्रैक्शनल फोर्स है, उसी के बल पर ना बेट निकाल रहे हैं किसी चीज का। तो चूंकि वो बेट है, बेट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब एफ नहीं बोलेंगे, अब सीधे डब्ल्यू बोलेंगे। तो डब्ल्यू हमने लिखा है कि नहीं, लेकिन निकाल रहे हैं जो पृथ्वी का नहीं निकाल रहे हैं, ये जो अट्रैक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि बेट निकाल रहे हैं। अट्रैक्शनल फोर्स के कारण जो बेट है वो अब हम लोग पृथ्वी को छोड़कर मून पर चले गए हैं, समझे। तो चंद्रमा पर कितना खींच रहा है वो हमको? तो इतना खींच रहा है, इतना वैल्यू से। क्यों? क्योंकि ये जो है एम जो है वो मास है चंद्रमा का, और ये जो एम है वो कोई ऑब्जेक्ट होगा ना भाई, उसका मास होगा ना जी, तब ना हम निकाल रहे हैं, है कि नहीं। और ये क्या है? दिस इज द रेडियस। क्लियर? अब देखिए ऑल्सो अब डब्ल्यू ई क्या हो जाएगा? तो G इंटू 100m इंटू m बाई 4 आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। आपको पता है हमने जो मास बोला पृथ्वी का वो 100 गुना ज्यादा बोला, ऐसे ही थोड़ी लिखे थे यहां पे। जरूरत है, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। आप जब चॉकलेट देते हो किसी को तो प्लानिंग रहता है कि काहे दे रहे हैं, है कि नहीं। तब आप अपना कीमती समय किसी को देखने में लगाए फालतू में तो दीजिएगा नहीं, है कि नहीं। नहीं समझे? आपने अपना कीमती समय मेरे को देख रहे हो और बोर्ड को देख रहे हो, तो आपको भी तो बदले में कुछ मिल रहा है। या फिर आप किसी चीज को ही क्यों ना देखें, तो प्लानिंग रहती है। तो वैसे ही हमने ऐसे ही थोड़ी लिखा था यहाँ पे 100 टाइम्स और 4 टाइम्स। जरूरत है, जरूरत पड़ गया।
अब क्या करेंगे जी, तो अब लिखेंगे नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 y इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग पाएंगे वी गेट इक्वेशन पहला को इक्वेशन दूसरा से भागा दे दो अब, तो ये हो जाएगा WM बाई WE, यही ना, आई हो जाएगा G इंटू M बाई R स्क्वायर भागा G इंटू 100M इंटू M बाई 4R स्क्वायर। आ रहा है ना, आ गया छोटा सा है कि नहीं, इसी से काम चला लिया जाएगा। ये आ गया। अब इसको नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए यहां से लिखना शुरू करना चाहूंगा, है कि नहीं। तो देखिए यहां पे तो ध्यान दिया ही नहीं, ये स्क्वायर है तो ये 4 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर चाह जाएगा ना, आपने भी नहीं बोला, इसका तो स्क्वायर है, ये है, तो इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पृथ्वी के केस में हमको रेडियस पता है, वो भी 4 गुना, तो चारों का स्क्वायर चढ़ेगा, समझे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी आप ऐसे ही लिखिए 4 का R स्क्वायर, समझे। अब यहां पे क्या हो जाएगा जी, तो देखिए इसीलिए W इधर देखेगा WM बाई WE बराबर हो जाएगा जी GMM बटा में बोलो R स्क्वायर, है कि नहीं। समझे। और फिर ये भागा देंगे तो ये हो जाएगा G बोलो 100M बटा, यहां पे देखो 4 का R स्क्वायर है, तो 4 चौ 16, अब फिर R के साथ गुना होगा तो अब R स्क्वायर होगा, है कि नहीं। अब इसी चीज को सोल्व करो तो ये हो जाएगा G, ये हो गया M बाई R स्क्वायर गुना, तो ये हो जाएगा 16, नीचे वाला ऊपर ना भागा से गुना में जाएगा था, तो ये G हो जाएगा, ये हो जाएगा 100M और EM। क्लियर। इधर देखो जी, ठीक है, यहां तक कैसे पहुंचे, क्लियर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, और MM से EMM खत्म, और EG से EG खत्म, तब बचा कुछ 16 बटा, यही ना बचेगा। अब देखो 1/6 तो आना चाहिए भाई, है कि नहीं, आप काट के देखते हैं ये हो गया 50, क्या हो गया 50, ना आएगा कहा जी, 4 और ये 25, आया नहीं, अरे तरीके। वन सिक्स आया नहीं, बाकी ना कहीं पे तो दिक्कत है फिर। लिखो इसको, हम जब तक ये देखते हैं, बैठे रहोगे थोड़े, आप लिखना शुरू कीजिए। लिख लिए हो, इसको 1/6 आना था, कितना 1/6। अगर 100/16 भी करते हैं तब तो और नहीं आएगा, है कि नहीं, कि नीचे वाला ऊपर से भागा होगा।
देखिए कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन देखो भाई, कैलकुलेशन इसको मैं देखना कोई चाहिए, बोल 100/16 है कि नहीं। टाइम हो गया होगा ना, बहुत ज्यादा हो गया टाइम जी। बोलता नहीं, ऐसे ही पढ़ाई में लगा रहता है। अगले क्लास में देखेंगे कि कहाँ नहीं आंसर आया। क्लियर? क्या भी देखें, किताब निकाले पड़ेगा फिर। बोलो। अब बोलता कहाँ नहीं कि टाइम हो गया, मोबाइल वोबाइल लेके बैठा रहता। नहीं लाया आज? वो घड़ी लगाना पड़ेगा दीवार में हमारे। आप तो लाए होंगे नहीं, अब हम ही निकालते हैं। सोलह बटा 100 है लिखा हुआ, 16/100 को 1/6 ही आएगा ये। ये 1/6 ही आएगा। मेरा कैलकुलेशन सही है एकदम, ये 1/6 ही आएगा। हाँ 4/25 तो है काटने पर। यहाँ पे कुछ और इस्तेमाल किया गया है जी, ये ऐसे काटा कूटा नहीं किया गया है, कुछ कॉमन वगैरह सब निकाला गया है। ये 16/100 तक आप कंप्लीट कीजिए, यहां तक एकदम क्लियर है हमारा सॉल्यूशन, समझे। अब 1/6 कैसे है उसका एक्सप्लेनेशन बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका डिस्कशन जो है वो अगले क्लास में करूंगा। बाकी 16/100 पहुंच गया ना, तो आप 1/6 ही उसको मान के चलो। क्लियर? समझे? तो ये फाइनली ये कट के आ नहीं रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, ये 1/6 ही है, ये अप्रूव्ड हो गया। जबरदस्ती ना, मतलब कि कुछ तरीका है, कुछ अपनाया गया होगा वहां पे, क्या है अभी ख्याल नहीं है। समझे? अभी डिस्कस करूंगा तो टाइम लगेगा, समझे, क्योंकि 100 गुना मास लिए थे उससे ज्यादा, और 4 गुना ये लिया गया था, तो ऐसे ही कुछ है। बाकी क्लियर? बोलो, अब कुछ पूछना है? 16/100 तक कुछ पूछना है, जो इसमें कुछ पूछना है वो बताओ। नहीं पूछना है तो फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, लव यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।